नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन चल रहा है, जहां पर आज हम बात करेंगे डे 2 के लेक्चर नंबर 2 की। डे 2 के लेक्चर नंबर 1 में हमने जो है 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत हमको करनी है प्रश्न संख्या 51 से। तो चलिए फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न पर विचार करें। एक तरफ लोकगीत है और दूसरी तरफ क्षेत्र हैं। पहला है सोहर एवं कजरी अवध, दूसरा बिरहा पूर्वांचल, तीसरा आल्हा बघेलखंड। बताना है आपको कि उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए केवल 3, बी केवल 2, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 3, डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन 3 जो है या फिर आल्हा जो है वह बघेलखंड का नहीं। देखिए, आल्हा जो है वह बुंदेलखंड का एक लोकगीत है, जबकि बाकी कथन 1 और 2 यह सही सुमेलित है। सोहर एवं कजरी अवध क्षेत्र का लोकगीत है, तो बिरहा जो है यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का एक लोकगीत है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ विश्वविद्यालय है, दूसरी तरफ उनकी स्थापना के वर्ष हैं। ऑप्शन ए है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1985, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या फिर मेरठ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वर्ष 1965 में। बाकी अन्य सभी कथन सही सुमेलित हैं, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1887 में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई थी। एक अन्य प्रश्न आता है, जरा आप इसे गूगल करके या फिर कहीं ढूंढ करके देखिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा उत्सव ऋषि व्यास से संबंधित है। बी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र नेशनल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेंटर या फिर NOAC। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आजकल शॉर्ट फॉर्म भी दे देता है। ठीक है, NOAC या नेशनल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेंटर अथवा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। सी, कालपी नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है। डी, महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से बड़ा है। आपको बताना है कि कौन सा एक कथन असत्य है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कालपी नगर जो है वह गंगा नदी के तट पर नहीं। कालपी नगर देखिए पहले तो है कहाँ, तो कालपी नगर है जालौन में। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, जालौन के पास से गुजरती है यमुना नदी। ठीक है, तो कालपी नगर जो है वह यमुना नदी के दाहिने तट पर या फिर राइट बैंक पर स्थित है और माना जाता है कि कालपी नगर ही जो है वह महाभारत के रचनाकार महर्षि व्यास की जन्म स्थली है। ठीक है, इन्हीं महर्षि व्यास के जन्म के उत्सव के फलस्वरूप जो है उत्सव के कारण ही उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। बाकी राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यह गाजियाबाद में स्थित है और महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से बड़ा है। उत्तर प्रदेश से बड़े कुछ और राज्यों के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से बड़े राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद चौथे नंबर पर स्थान आता है यूपी का। ठीक है, चौथे नंबर पर स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। राजस्थान के बाद MP, MP के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है राज्यों के क्षेत्रफल के क्रम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्रम को। एक और चीज़ है, जो लोग PDF के लिए बार बार इंक्वायरी कर रहे हैं उनको एक चीज़ बता दूं कि जो पूरा का पूरा ग्रुप बनाया गया है वह PDF के लिए ही बनाया गया है। वहाँ पर आपको 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो फीस है वह मात्र 300 रुपये रखी गई है। फीस जो है न्यूनतम है, आप आसानी से इसको पे कर सकते हैं और पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉफिट क्या होगा आपको PDF ग्रुप को ज्वाइन करने का, तो जो यह मटेरियल या फिर जो यह पेपर करवाया जा रहा है या आपके पास 2 से 3 दिन पहले अथवा 4 दिन पहले ही प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिससे कि और आपको टारगेट दिया जाता है डेली के 50 प्रश्नों का। और हम जो है सुबह के लेक्चर और शाम के लेक्चर में इन प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि आप उन प्रश्नों को 2 बार सॉल्व कर लेते हैं और यह प्रश्न आपको याद हो जाते हैं और बाद में पेपर के ठीक पहले रिवीजन में भी आसानी हो जाती है। बस इतना फ़ायदा है।
और बस नहीं होता इतना फ़ायदा, मेरे ख्याल से इतना फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। बाकी मर्जी है आप लोगों की। फ़िलहाल जो डिस्कशन है वह हमेशा फ्री था और फ्री ही रहेगा। PDF के लिए थोड़ा सा पे करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पूछा जा रहा है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी। ए वर्ष 1987 में, बी वर्ष 1989 में, सी वर्ष 1982 में, या फिर डी वर्ष 1992 में। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी मान्यता वर्ष 1989 में दी गई थी। नेक्स्ट, दो सूचियां हैं, एक तरफ ऐतिहासिक स्थल हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले हैं और इन्हें आपको सुमेलित करवाना है। नीचे विकल्प हैं। पहला है बरन बुलंदशहर, बासरखेड़ा शाहजहाँपुर, राजघाट एटा, अतरंजी खेड़ा वाराणसी। इन सभी को क्रमवार सुमेलित करवाइए और यहाँ नीचे विकल्पों में से सही आंसर को टिक कीजिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बरन जो है वह एक ऐतिहासिक स्थल है और यह बुलंदशहर में है। ठीक है, वास्तव में बरन एक किला है, ठीक है, जिसे एक ऐतिहासिक राजा थे, इतिहास में एक राजा थे जिनका नाम था अहिबरन। उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाया था। अहिबरन ने ही इस बरन किले का निर्माण करवाया था और अपनी राजधानी बनाई थी बरन शहर को। आगे जाके आपको लग रहा होगा कि इसी का विकृत रूप जो है वह बुलंदशहर है। ठीक है, फिलहाल बासरखेड़ा भी एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि शाहजहाँपुर में स्थित है। ठीक है, वहीं राजघाट जो है यह वाराणसी में है और अतरंजी खेड़ा जो है यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है और यह एटा में है। ठीक है, अतरंजी खेड़ा एक प्रागैतिहासिक स्थल है, यह एटा में स्थित है। राजघाट जो है यह वाराणसी में स्थित है। मौर्यों के पहले जो है राजघाट का काफ़ी ज़्यादा महत्व हुआ करता था, आर्थिक सामाजिक महत्व काफ़ी ज़्यादा था राजघाट का। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट NIESBUD स्थित है। ए प्रयागराज में, बी वाराणसी में, सी गाजियाबाद में, या डी गौतम बुद्ध नगर में। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वर्ष 1983 में, 81 लिख दिया मैंने, वर्ष 1983 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत जो है इस संस्था की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, या फिर राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। शॉर्ट में नाम इसका है NIESBUD। ठीक है, निस्बड जान लीजिए, निस्बड करके याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यह जो है गौतम बुद्ध नगर में, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहीं कहीं पर विकल्पों में नोएडा रहेगा, उसे भी आप लोगों को टिक करना है। फिलहाल यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं। पहला गोमती बैराज, दूसरा लवकुश बैराज, तीसरा गोकुल बैराज। कूट दिया हुआ है ए 1-2, बी 2-3, सी 1-3, या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। सभी की सभी जो ऊपर परियोजनाएं दी हुई है यह उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं, जिसमें गोमती बैराज लखनऊ में स्थित है और यह गोमती नदी पर बनाया गया है। लवकुश बैराज जो है वह कानपुर में स्थित है और यह गंगा नदी पर बनाया गया है। और सबसे अंत में गोकुल बैराज जो है यह मथुरा में स्थित है। इसको एक अन्य नाम मथुरा बैराज के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है आपको पता है मथुरा में यमुना नदी है। तो लवकुश बैराज जो है वह यमुना नदी, गोकुल बैराज जो है वह यमुना नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये सभी की सभी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट यहाँ बताइए, पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा गया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों, ठीक है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों, यहाँ पे तुरंत आया करिए आप इंग्लिश वाले पोर्शन के पास, एग्रो क्लाइमेट जोन्स की संख्या 9 है। सत्य कथन आपको चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, अब डी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी केवल और केवल दूसरा कथन सही है। जो उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेट जोन है उनकी संख्या है 9 और सीमांत कृषक उनको कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है। कितनी? 1 हेक्टेयर से कम की जिनके पास भूमि है उनको ही सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक है, शस्य जलवायु क्षेत्र या उत्तर प्रदेश का एक मैपिंग करवाया जाएगा, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। अभी पेपर थोड़ा और करीब आने दीजिए। यहाँ बताइए कि निम्नलिखित में से तब तक थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, यहाँ पे है प्रश्न तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे हम लोग, निश्चिंत रहिए आप लोग। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नगर दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनके उपनाम हैं। ठीक है, गलत दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखना चाहिए था एक तरफ, यहाँ उपनाम लिखना चाहिए था और यहाँ पर नगर लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ए बताइए, आमू का नगर। जिनके पास पीडीएफ है वह पीडीएफ में अपने सही कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम के रिवीजन टाइम आपको गलती ना हो पाए, कन्फ्यूज ना हो आप। नगर की जगह आप उपनाम लिख लीजिएगा वहाँ पर और उपनाम की जगह नगर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब बताइए, ऑप्शन नंबर ए है आमू का नगर, मलिहाबाद, ताला नगरी अलीगढ़, पूर्व का सिराज जौनपुर या पीतल नगरी बरेली। बताइए कौन सा गलत है? बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत है। पीतल नगरी बरेली नहीं है, पीतल नगरी है मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। वहीं आमू का नगर जो है यह मलिहाबाद को बोला जाता है, तालों की नगरी अलीगढ़ को और पूर्व का सिराज जौनपुर को बोला जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि जब कोई ऋण लंबे भुगतान अवधि एवं कम ब्याज जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो उसे कहा जाता है ए सॉफ्ट लोन, बी हार्ड मनी, सी हार्ड लोन या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉफ्ट लोन कहा जाता है जब कोई ऋण जो है वह लंबे भुगतान अवधि और कम ब्याज जैसी आसान शर्तों पर मिल जाता है। यह उन्हीं को मिलता है जिनका क्रेडिट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर एक टर्म है हार्ट मनी का। तो हार्ट मनी किसको बोलते हैं? देखिए, गर्म नहीं होता है पैसा। ठीक है, हार्ट मनी उस मुद्रा को बोलते हैं जो शीघ्र पलायन कर जाने वाली प्रवृत्ति रखती हो। शीघ्र पलायन कर जाओ, आप कहेंगे कि मुद्रा तो सभी जल्दी से जल्दी चली जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए, शीघ्र पलायन करने वाली मुद्राओं में उन मुद्राओं को बोला जाता है जो कि विदेशी प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है, इनमें जो है जल्दी जाने की, ये थोड़ा सा प्रॉफिट में आए और चले जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कमाई और चली गए। इनमें जो है आप देखेंगे जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश वगैरह होता है यह ज़्यादातर जो है हॉट मनी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति वाली विदेशी मुद्रा को हॉट मनी बोला जाता है। ठीक है, विदेशियों द्वारा जो है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश आपने पढ़ा होगा, इसके माध्यम से किया क्या जाता है, शेयर मार्केट आदि में जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर फाइनेंशियल मैनेजर्स के द्वारा, फाइनेंशियल जो मैनेजर होते हैं उनके माध्यम से निवेश किया जाता है शेयर मार्केट वगैरह में या फिर इक्विटी वगैरह में। और जैसे ही उनके शेयर प्रॉफिट में आते हैं वे वहाँ से अपना शेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यह तरीका जो बोला जाता है वह इस तरीके से कमाई गई पैसे को बोला जाता है हॉट मनी। कमाए गए मतलब जो इन्वेस्टमेंट आ रही वह जो है हॉट मनी है। वह जैसे ही प्रॉफिट में जाएगा वह अपना जो इन्वेस्टर रहेगा वह अपना पैसा निकाल लेता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ बोर्ड है और दूसरी तरफ मुख्यालय है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB या फिर राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, नेशनल ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे, तीसरा है राष्ट्रीय जूट बोर्ड या फिर नेशनल जूट बोर्ड बंगलुरु। आपके सामने कूट है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, हाँ, कौन सा सही सुमेलित है यह बताना है आपको। चलिए, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो है यह हैदराबाद में है। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड यह पुणे में है। इंग्लिश में भी बता देता हूँ आपको, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड या NFDB जो है यह हैदराबाद में है। नेशनल ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड या फिर NGPD जो है यह पुणे में है। नेशनल जूट बोर्ड आपका कोलकाता में है। कहाँ पर है नेशनल जूट बोर्ड? यह है
कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में है नेशनल जूट बोर्ड, न कि बंगलुरु में। या फिर NJB जो है वह कलकत्ता में है, अथवा राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो है यह कलकत्ता में है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में चीज़ें बसी रहें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई थी? नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड या फिर NIF के स्थापना का वर्ष यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है ए जनवरी 2005, बी मार्च 2007, सी जनवरी 2010, डी मार्च 2010। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 2005 में नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना की गई थी, या फिर राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना जो है वह जनवरी 2005 में की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे एक मुख्य उद्देश्य यह था कि जो PSUs हैं या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर या सेंटर सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए या फिर उनमें डिसइन्वेस्टमेंट अथवा विनिवेश किया जाए, और इसके माध्यम से जो भी राशि मिलेगी उसका उपयोग सामाजिक कल्याणार्थ किया जाएगा, अथवा समाज के कल्याण हेतु की सामाजिक कल्याण के लिए योजनाओं हेतु किया जाएगा, ठीक है। NIF के माध्यम से जो फंड जुटाया जाएगा उस फंड का उपयोग सामाजिक कल्याण हेतु उपयोग में लाया जाएगा, या यूं कहा जाए कि सामाजिक कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही उन योजनाओं में उस NIF के फंड के माध्यम से इन्वेस्ट किया जाएगा। और NIF के लिए फंड कहाँ से आएगा? तो जो भी सेंटर के जो भी PSUs वगैरह हैं उनमें डिसइन्वेस्टमेंट या फिर विनिवेश करके, ठीक है। और एक और चीज़ है NIF के फंड को लेकर के, देखिए NIF का जो फंड है यह भारत की संचित निधि में इस शामिल नहीं होगा, मतलब इस पर भारत सरकार का सीधा सीधा अधिकार होता है NIF के फंड पर, ठीक है। दूसरी चीज़, एक अन्य इसी से मिलती जुलती संस्था है, यहाँ पर इसको जान लीजिए, ज़्यादा ज़रूरी है। इसका पूरा नाम है NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 2015 में, और इसका उद्देश्य था इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए फंड जुटाना और बढ़ावा, इसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य, पहले इसको जान लीजिए, देखिए फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट बोला जाता है इसको, FRBM एक्ट बोला जाता है। कब आया था? तो वर्ष 2003 में आया था। अब यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो बताइए इसका क्या उद्देश्य था। ऑप्शन है ए राजकोषीय लाभ हासिल करना, बी राजस्व घाटा समाप्त करना, सी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, या डी राजकोषीय घाटा समाप्त करना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। FRBM एक्ट का एक हमेशा उद्देश्य बताया जाता है हम लोगों को, या फिर हम लोग सामान्यतः पढ़ते हैं कि राजकोषीय घाटे को कम करना, ठीक है। जब भी खबरों पेपरों में FRBM एक्ट या फिर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट की बात होती है, अथवा वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के बारे में बात होती है, तो वहाँ पर सुर्खियों में हमेशा राजकोषीय बजट ही रहता है। जबकि इसका एक अन्य उद्देश्य है राजस्व घाटे को समाप्त करना। क्या उद्देश्य है? राजस्व घाटे को समाप्त करना, ठीक है। इस बार का वैसे राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा कितना आया है बजट में, बताइए। बजट आ गया है, अब तक आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। तो राजस्व कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। राजस्व घाटे को समाप्त करना इसका उद्देश्य है FRBM एक्ट 2003 का, और राजकोषीय घाटे को कम करने का, ठीक है। चलिए, एक अन्य चीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा होता क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए, देखिए कमेंट करेंगे तभी चीज़ों का जवाब दिया जाता है। आप स्किप करते हैं, मैं भी स्किप कर जाता हूँ, मुझे आसानी रहती है, तो मेरे लिए चीज़ें आसान मत करिए। आप गलत भी लिखेंगे तो उसका सही जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। नेक्स्ट, लघु अवधि ऋण के लिए दिया जाता है ए अधिकतम 15 माह के लिए, बी 2 से 5 वर्ष के लिए, सी 1 से 3 वर्ष के लिए, या डी 4 से 5 वर्ष के लिए। बताइए लघु अवधि ऋण कितने समय के लिए दिया जाता है। देखिए, लघु अवधि ऋण जो है वह अधिकतम 15 माह के लिए दिया जा सकता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि वैसे वो वाला प्रश्न यानी कि लघु अवधि ऋण कितने समय के लिए दिया जा रहा है, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था, अपना भी याद रखेंगे तो चलेगा, फिलहाल आया था तो हमने प्रैक्टिस कर ली। पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक उद्यम या फिर पब्लिक इंटरप्राइजेस होते हैं ए जिनका संचालन निजी क्षेत्रों द्वारा होता है, बी जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है, सी जिनका संचालन निजी क्षेत्रों द्वारा तथा नियंत्रण सरकार द्वारा होता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जिनका संचालन एवं नियंत्रण दोनों सरकार के हाथ में हो उनको पब्लिक इंटरप्राइज या फिर सार्वजनिक उद्यम बोला जाता है। इन्हीं में डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए NIF का गठन वर्ष 2005 में किया गया था। जनवरी 2005 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बताइए। पूछा जा रहा है कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है ए भारतीय रिजर्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, बी भारतीय रिजर्व बैंक व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, डी वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए देखिए, भारत में पूंजी निर्माण का जो आंकड़ा है वह भारतीय रिजर्व बैंक और CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ इनके मुख्यालय हैं। पहला है एशियाई विकास बैंक टोक्यो, दूसरा न्यू डेवलपमेंट संघाई, तीसरा AIIB बीजिंग, चौथा विश्व व्यापार संगठन जेनेवा। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए 1 व 4, बी 2 व 3, सी केवल 1 या डी केवल 3। चलिए यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एशियाई विकास बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। एक सेकंड सब साफ कर दूँ तब आपको समझ में आएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है वह फिलीपींस में है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि फिलीपींस के मनीला शहर में है। कहाँ पर? फिलीपींस के मनीला में है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। ठीक है, बाकी अन्य सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट का बैंक का मुख्यालय जो है संघाई में है, AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा यानी कि WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न पर विचार करें। पहला है वन, दूसरा है जल, तीसरा खनिज और चौथा सड़कें। पूछ रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1, 2 तथा 3 या डी उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा और सही पता है। सड़कें जो हैं वे प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत नहीं आती हैं। वन, जल और खनिज यह सभी जो है प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट यहाँ बताइए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, वन के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2 दोनों या डी न तो 1 न ही 2। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पिरामिड की बात करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड देखिए 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है बायो नंबर या फिर जीव संख्या पिरामिड, दूसरे होता है बायोमास या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं जीव भार पिरामिड, और तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग जीव संख्या या फिर बायो नंबर पिरामिड के बारे में। तो देखिए, जीव संख्या पिरामिड जो है यह सीधा और उल्टा दोनों तरीके का हो सकता है। ठीक है, पिरामिड से कंफ्यूज मत होइए, सिंपल त्रिभुज को जब समझिए आप। ठीक है, जीव संख्या पिरामिड जो है का त्रिभुज जो है वह सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। अब इसके लिए विभिन्न कंडीशंस हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो वन का जो जीव संख्या पिरामिड होता है वह होता है उल्टा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। प्राथमिक उत्पादक एक होता है पेड़,
इस पर निर्भर करने वाले कुछ पक्षी होते हैं, उन पक्षियों पर कुछ जीव। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग और निम्नतम स्तर पर जाते जाएंगे तो इनकी संख्या जो है वह बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से जीवों की संख्या जो है वह ज़्यादा होती है कहाँ पर, त्रिभुज के नीचे या फिर पिरामिड के नीचे की तरफ। और यहाँ पर जीवों की उत्पादकों की संख्या एक पेड़ पर कितने लोग आश्रित होते हैं। ठीक है, यह तो हो गया। अब पेड़ का नहीं, इसी संदर्भ में स्थल पे जो भी वन में जो या फिर स्थल पर जो जीव संख्या के आकार पर जो भी पिरामिड बनेगा वह बनेगा उल्टा ही। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। यह तो हो गया हमारा वन के लिए। अब देखिए एक अन्य पिरामिड बनता है घास स्थलों को लेकर के। ठीक है, तो घास स्थलों का जीव संख्या पिरामिड जो है वह बनता है उल्टा। उल्टा नहीं, घास स्थल का जो पिरामिड बनता है वह बनता है सीधा। और इसी प्रकार से तालाब का जो पिरामिड होता है वह भी बनता है सीधा। ठीक है, तालाब और घास स्थल का जीव संख्या या फिर बायो नंबर पिरामिड जो है वह सीधा बनता है, जबकि वन का जीव संख्या पिरामिड जो है वह उल्टा बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बात करते हैं अब हम लोग बायोमास या फिर जीव भार पिरामिड के बारे में। तो देखिए जीव भार पिरामिड जो है दो टाइप के हो सकते हैं, उल्टे या सीधे, जिसमें स्थल पर जीव भार पिरामिड जो है वह होता है सीधा। ठीक है, और जल का जीव भार पिरामिड जो है, जल का जीव भार पिरामिड जो है उल्टा होता है। ठीक, अब बात करते हैं सबसे अंत में ऊर्जा पिरामिड की। यह सबसे आसान है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। ऊर्जा पिरामिड जो है हमेशा सीधा रहता है। ठीक है, एक अन्य वो आता है, क्या बोलते हैं इसको, 10% एनर्जी ट्रांसफार्म का रूल एक है, नियम है 10% ऊर्जा हस्तांतरण का। इसको 10% नियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 10% नियम भी बोला जाता है। इसके तहत क्या है कि प्रत्येक जीव जो है वह अपनी कुल ऊर्जा का उपयोग करने के बाद उससे हस्तांतरित होने वाली जो ऊर्जा की मात्रा है वह मात्र 10% होती। मतलब जीव यदि 100% ऊर्जा को ले रहा है तो आगे जो है वह कितने प्रतिशत ऊर्जा देगा, 100 का 10% आगे देगा। फिर यह इसके आगे अपने ऊपर निर्भर होने वाले जीव को आगे का 10% ऊर्जा देगा। तो इसको ऊर्जा के 10% हस्तांतरण का नियम बोला जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा हो गया टाइम, इसलिए ज़्यादा लगेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। पूछा जा रहा है कि ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन से संबंधित है। पहला, ए अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, बी अंग विज्ञान का अध्ययन, सी पेशियों का अध्ययन, या फिर डी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी जो है यह दंत विज्ञान से संबंधित अध्ययन को बोला जाता है, स्टडी रिलेटेड विद डेंटल साइंस। वहीं पेशियों के अध्ययन करने वाले फिर स्टडी ऑफ मसल्स को बोला जाता है ऑर्गेनोलॉजी। क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है, अब पेशियों नहीं, अंग के अध्ययन को बोला जाता है ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अंग विज्ञान के अध्ययन करने वाले को बोला जाता है ऑर्गेनोलॉजी, और पेशियों के अध्ययन करने वाले को बोला जाता है, दूसरे पेन ले लेता हूँ मैं, पेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। ठीक है, पेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। और सबसे अंत में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, तो यह कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। मैं फिर से एक बार आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूं, जो कन्फ्यूजन हुई थोड़ी सी आपकी वो दूर हो जाएगी। देखिए, दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी, अंग विज्ञान के अध्ययन को बोला जाता है ऑर्गेनोलॉजी, पेशियों के अध्ययन को बोला जाता है मायोलॉजी, और सबसे अंत में अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि दंतवल्क निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना है। ठीक है, इनेमल पूछा जा रहा है, दंतवल्क या इनेमल। इनेमल क्या होता है, हमारे दांत का जो ऊपरी भाग है, जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत भाग है पूरे शरीर का। तो बताइए यह किस एक कैल्शियम का यौगिक है। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर डी कैल्शियम फास्फेट। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए इनेमल जो है वह मानव शरीर का सबसे कठोर अवयव होता है और यह बनता है हाइड्रोक्सी पेटल से, जो कि एक प्रकार का मिनरल है।
क्या है, एक प्रकार का मिनरल है हाइड्रोक्सी पेटेल, ठीक है, और यह बनता है कैल्शियम फास्फेट के यौगिकों से या फिर कैल्शियम फास्फेट से यह बनता है, क्या, हाइड्रोक्सी पेटेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। पहला कथन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, यहाँ देख लीजिए कंफ्यूज मत होइए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की बात हो रही है, ठीक है। तो अब बताइए कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। कारण आर बताया जा रहा है कि मीथेन को सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है। कूट है ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है कि ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कि ए सही परंतु आर गलत है और डी है कि ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए, एलपीजी का जो प्रमुख घटक होता है वह होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या क्या होता है एलपीजी का प्रमुख घटक, प्रोपेन और ब्यूटेन। एक प्रश्न है आप लोगों से, जो एलपीजी होती है वह महकती है, अगर महकती है तो किस गैस के कारण महकती है, यह आप कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल यहाँ देखिए, एलपीजी का जो प्रमुख घटक होता है वह प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। मीथेन को सीधे तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है, हम कई जगह के प्लांटों में देखते भी हैं कि मीथेन को सीधे घरों में कहीं प्रयोग लिया जाता है बायोगैस के फॉर्म में निकाल करके, कहीं पर कारखानों में ईंधन जलाने के लिए भी मीथेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि एंटीवेनम एंटीडोट ऑफ एंटीबॉडीज कौन सा है, कौन सा विटामिन है, ठीक है। ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, विटामिन ई या फिर डी विटामिन के। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के का उपयोग किया जाता है एंटीवेनम एंटीडोज के लिए, ठीक है। एंटीबॉडीज में एंटीवेनम एंटीडोज देने के लिए विटामिन के का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा एक सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है, ए जल्दापारा, बी घाट प्रभा, सी दाचीगाम या फिर डी मेरीन पार्क। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर स्थित दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य सफ़ेद भालुओं के संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं आज के अपने इस लेक्चर के अंतिम प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन किया गया था ए रेमंड एवं दासमैन द्वारा, बी डी आर बैरिस द्वारा, सी विटेकर के द्वारा या फिर डी सी जे बैरो द्वारा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विटेकर के द्वारा जो है जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी को अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। आज जो डेली आपको अगला प्रश्न करने के लिए दिया जाता था वह नहीं दिया जाएगा, आपको जैव विविधता के ये अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों के विभाजन को पढ़ना है, यह आपका आज का होमवर्क है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। एक चीज़ और जान लीजिए कि विटेकर ने यह विभाजन वर्ष 1972 में किया था, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।